जो दिन आ गया कि जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई है, लेकिन पहलवानों के अंदर इसको लेके कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आया है, क्योंकि एक तरफ तो जहाँ चार्जशीट दायर की गई, वहीं उसके साथ साथ जो पॉक्सो एक्ट था जिसके ऊपर पहलवान बहुत निर्भर कर रहे थे कि उसकी बेस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाएगी, उसको वापस लेने की जो सिफारिश है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। तो अब ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि भाई पॉक्सो एक्ट में जो कंप्लेंट आई थी, जो बयान दर्ज हुए थे जिस महिला पहलवान के, उसके पिता ने वो बयान वापस ले लिए हैं, उसको बदलाव किया गया और उस बदलाव के बाद, बयान में बदलाव के बाद अब जो है पॉक्सो एक्ट उसमें लग नहीं पा रहा है, तो उसको रद्द करने की सिफारिश दिल्ली पुलिस ने की है, क्योंकि तमाम सबूत जो भी मिले वो उसमें कोई भी ऐसा चीज़ मिली नहीं कि जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। ये दिल्ली पुलिस की दलील है और अब इसको कोर्ट ने जो है इस पर विचार करना है और उसके बाद कोर्ट क्या कहती है वो चीज़ें देखी जाएंगी। दूसरी तरफ जो चार्जशीट दायर की गई है, लगभग 1000 पन्नों की वो चार्जशीट है, उसके तहत 3 तरह के आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह पर फ्रेम किए गए हैं। उसमें कि शील भंग करने के लिए एक महिला के ऊपर जो है यौन हमला की कोशिश की गई, वो फिर महिला के ऊपर जो है उसका पीछा करने की हुई है, और जो है महिलाओं पे, जो महिला पहलवान है उन पे यौन टिप्पणी करने की। तो 3 मामलों में चार्जशीट दर्ज की गई है। और इसके बाद जब ब्रिजभूषण की टिप्पणी ली गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से ये इनकार कर दिया, सिर्फ इतना ही कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी पहले ये कह चुकी है कि भाई निचली अदालत में जाओ, और उसके बाद पहलवान जो है मजिस्ट्रेट की अदालत में गए और वहाँ पर ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के वहाँ पर चार्जशीट दायर की गई है। तो अब ये देखना है कि जैसा सरकार ने वादा किया था कि भाई 15 जून तक जो है चार्जशीट दायर कर दी जाएगी, तो ठीक 15 जून को चार्जशीट दायर कर दी गई। तो एक वादा तो सरकार ने निभा दिया। अभी सरकार को निभाने के लिए जो भी पहलवानों के साथ वादे हैं, वो कई तरह के वादे अभी बाकी हैं, जिसमें कि एक बड़ा वादा ये है कि भाई ब्रिजभूषण के परिवार से कोई अब रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव में शिरकत नहीं करेगा, जो कि 30 जून तक चुनाव कराना है। तो ये भी एक बड़ी चीज है, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कैसे सरकार ब्रिजभूषण के परिवार के किसी सदस्य को इस चुनाव में खड़ा होने से रोक सकती है, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात है कि भाई किसी उनकी चाहत है, जो आरोपी पहलवान है उनका कहना था कि भाई आपके वो लगाइए, आप कम से कम एक महिला जो पहलवान है वो इसकी अध्यक्ष बने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो इस अगर वादा सरकार ने किया तो इस वादे को कैसे पूरा करेगी, ये भी एक देखने वाली बात है। एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने की बात थी, तो इस चीज को तो सरकार कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2 चीजें जो पहलवानों की मांग थी अब जो बची हैं, उसमें से सरकार कैसे उनको पूरा करेगी। कि सबसे पहली चीज कि एक महिला जो है वो अध्यक्ष बनाई जाए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। दूसरा, ब्रिजभूषण के परिवार से या उनका कोई भी नजदीकी व्यक्ति इस चुनावी प्रक्रिया में शिरकत ना करे। तो ये एक ऐसी चीज है कि इसको लेके बड़ा जो है आगे हंगामा भी हो सकता है, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो परिवार के लोग हैं उनका लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव में खड़े होने का। आप उसको सरकार कैसे रोक सकती है? हाँ, मान मुलव्वल के साथ तो इसको रोका जा सकता है कि ब्रिजभूषण के साथ सरकार बात करे। जो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो पहलवानों के साथ बातचीत में जो चीजें तय की हैं, उसके तहत वो बात कर सकते हैं उनसे कि भाई अब के परिवार का कोई भी सदस्य इस चुनाव में शिरकत ना करे। लेकिन अगर वो करता है तो सरकार कैसे उसको रोक पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, कोई अगर महिला पहलवान अध्यक्ष बने तो वो महिला पहलवान आखिर कौन हो सकती है? कोई भी महिला हो। और जाहिर तौर पे कि जैसा कि एक जो कमेटी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बनाई है, डॉग कमेटी, उसमें जो है भूपेंद्र सिंह बाजवा को रखे गए जो कि वुशु खेल से संबंधित है। दूसरे जो महिला रखी गई सुमा शुरू, वो हमारी इंटरनेशनल शूटर भी हैं और आजकल कोच भी हैं, राष्ट्रीय कोच भी हैं। तो एक जो शूटर थी, महिला शूटर को, उसको पहलवानों का मुद्दा निपटाने के लिए कमेटी में रखा गया। तो ये जो अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर किसी महिला को अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो कौन हो सकती है? जाहिर तौर पे पहलवान चाहेंगे कि कोई वो पूर्व पहलवान हो जिसने कुश्ती का जिसको अनुभव हो, और प्रशासनिक अनुभव भी उसको होना चाहिए, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन का किसी भी फेडरेशन का अध्यक्ष बनने से काम नहीं चलता। अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेवारी फंड को रेज करने की, प्रशासनिक कार्यों को निभाने की, और सही ढंग से जो चीजें चलें वो बहुत जरूरी होती है। और एक ऐसी फेडरेशन जो इन तमाम आरोपों से घिरी रही हो अभी तक, उसका जो भी अध्यक्ष बनेगा तो उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी रहेगी।
तो कोई ना कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति इस फेडरेशन का अध्यक्ष बनना चाहिए जिसको प्रशासनिक अनुभव भी हो और जो फेडरेशन के लिए थोड़ा सा धन भी इकट्ठा कर सके। वो भी एक बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट मामला होता है, क्योंकि पहलवानों को भी स्पॉन्सर चाहिए, फेडरेशन को भी अपने कार्य करने के लिए और तमाम चैंपियनशिपें जो होती हैं उसके आयोजन करने के लिए धन की जरूरत होती है। तो फेडरेशनों के अध्यक्ष जो पॉलिटिशियन बनाए जाते हैं उसके पीछे बड़ा कारण ये होता है कि धन और सरकार से जो काम अटकते हैं फेडरेशनों के, वो पॉलिटिशियंस की वजह से आसानी से हो जाते हैं। इसीलिए पॉलिटिशियंस को फेडरेशनों में लाया जाता है और जो अध्यक्ष बनते हैं पॉलिटिशियन वो इसका भरपूर मजा भी लेते हैं, उनको पूरा मजा आता है, एक बड़ी पावर आती है आपके साथ। और तमाम जो खेल संघ हैं उनके साथ जुड़ना, यूँ कहा जाता है कि भाई एक आदमी आसानी से सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, लेकिन किसी खेल फेडरेशन का अध्यक्ष बनना उतना आसान नहीं है और उसको चलाना तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से कितना मुश्किल काम है। तो अब इन आरोपों पर भी पहलवानों की प्रतिक्रिया आई नहीं है कि आखिर वो इससे संतुष्ट हैं जो चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं या नहीं, या निश्चित रूप से वो प्रतिक्रिया भी तुरंत नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो भी अपने वकीलों से बात कर रहे होंगे और वकीलों से डिस्कशन के बाद ही कुछ प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आएगी। और क्योंकि ये कानूनी मामला है और जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं जब से मामला उठा कि भाई ये मामला जो कानून की अदालत है ना, वहां पर इसका निपटारा हो सकता है। इसका जंतर मंतर पे नहीं हो सकता, सड़क पे नहीं हो सकता, किसी गांव की खाप पंचायत में नहीं हो सकता। और अब ये मामला पूरी तरह से कानूनी हो गया, गेम कानून के पाले में है। अब अदालत किस तरह से इस चार्जशीट को लेती है उसके ऊपर चीजें चलेंगी। मामला ये लंबा भी चल सकता है, ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत जल्दी फैसला होगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो एमपीज एमएलएज का जो मामला होता है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होता है, थोड़ा सा तेजी से वो मामला चलता है, लेकिन उसमें इसको लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा ये भी आगे देखने वाली बात है। लेकिन यह है कि पहली लड़ाई एक पहलवानों की तरफ से ये जीती गई कि भाई कम से कम बृजभूषण के खिलाफ किसी अदालत में मामला तो गया, चार्जशीट तो गई, उनके खिलाफ कंप्लेंट हुई बाकायदा, फिर उसके बाद ये चार्जशीट पुलिस ने जो दायर की, तमाम जो गवाहों से बातचीत की, लोगों के साथ बातचीत की, उसके आधार पर ये चार्जेस फ्रेम तो हो गए। अब इस पे अदालत क्या कार्रवाई करती है, क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। हालांकि मैं तो कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं जो कानून के जानकार हैं कि भाई इन जो दिन धाराओं में ये आरोप लगे हैं इसके तहत आपको बेल मिल सकती है। तो यहाँ पर बृजभूषण की गिरफ्तारी की जो बड़ी मांग पहलवानों की थी, उनकी उम्मीद सारी पॉक्सो एक्ट के ऊपर लगी हुई थी कि भाई पॉक्सो एक्ट के तहत जैसे ही उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम होंगे तो वो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और पहलवान ये भी मान रहे हैं कि भाई पॉक्सो एक्ट के तहत जो बयान बदले गए पीड़िता के, उसके पिता के द्वारा, तो वो इसी वजह से हुआ कि बृजभूषण की समय रहते गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी ना होने से कहीं ना कहीं उनका मानना है कि बृजभूषण के और उनके लोगों की तरफ से दबाव रहा उस परिवार के ऊपर, इसीलिए उनके पिता ने वो बयानों को बदला। लेकिन खैर अब दिल्ली पुलिस ने तो मामला कोर्ट में डाल दिया कि भाई पॉक्सो के तहत कोई ऐसे सबूत नहीं मिल रहे हैं कि जिसके तहत पॉक्सो के तहत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जाए, इसलिए इसको रद्द किया जाए। ये रिपोर्ट पुलिस ने फाइल की है। अब देखना है कि अदालत इसको किस तरीके से लेती है। लेकिन चलो कुछ भी है, इतने लंबे संघर्ष के बाद कम से कम ये मामला अदालत में पहुंचा और अब अदालत ही तय करेगी कि ये मामला किस तरफ को जाएगा। लेकिन हाँ, जहां तक चुनाव की बात है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का बड़ा वो महत्वपूर्ण चीज वो भी है कि कौन उसका अध्यक्ष बनेगा, कि कहीं बृजभूषण शरण सिंह के परिवार या उनके नजदीकी लोगों में से अगर इसमें चुनाव प्रक्रिया में शिरकत करेंगे और वो जीत कर आते हैं तो फिर इन पहलवानों के लिए जिन्होंने आरोप लगाए और जिनके खिलाफ जो इनके साथ लोग रहे उनके लिए निश्चित रूप से मुश्किलें होंगी। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह के परिवार से कोई खड़ा हो या उनका कोई नजदीकी व्यक्ति खड़ा हो। बड़ी बात यह थी कि बृजभूषण सिंह ने पहले कह दिया था कि भाई मेरा जो बेटा है जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष है इस समय, वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा। तो ये बड़ी चीज है। बीजेपी हमेशा से परिवारवाद का विरोध करती रही है, लेकिन परिवारवाद की आप देखिए कि बृजभूषण सिंह अपने बेटे को वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं और उसको फिर अध्यक्ष बनाने की तरफ जाते हैं। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में देखें तो वहाँ अरुण जेटली पहले अध्यक्ष थे, उसके बाद उनकी डेथ के बाद उनका बेटा जो रोहन जेटली है वो वहाँ पर अध्यक्ष हैं। और दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा, उनका जो बेटा है वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में वो सेक्रेटरी के पद पर है। तो अब कांग्रेस का परिवारवाद तो नजर आता है, लेकिन बीजेपी का अपना भी परिवारवाद है जो कि खेलों में तो चल ही रहा है और ये राजनीति में लोग हैं, खेलों में, इसी वजह से सब चीजें चल रही हैं। खैर ये एक अलग मुद्दा है और बड़ा विस्तृत मामला है इसका, और देखते हैं कि लोग इसको किस तरीके से लेते हैं। लेकिन जो पहलवानों ने आरोप लगाए उनके लिए आज एक बड़ी सफलता का दिन
कि मामला जो है अब कोर्ट में आ गया है और कोर्ट अब इस मामले को देखेगी। आगे क्या होता है, बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव होते हैं उसमें कौन व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए अपना पर्चा दाखिल करते हैं और उसमें चुनाव होता है तो कौन जीत कर आता है, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। क्या जैसा कि महिला पहलवान मांग कर रही है कि एक महिला उसके अध्यक्ष बने, वैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बृजभूषण के शरण के परिवार में से कोई व्यक्ति इस पद के लिए पर्चा भरेगा या नहीं भरेगा, उसे चुनाव लड़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो ये काफ़ी चीज़ें भी सवाल हैं ऐसे जो कि सामने आएंगे अगले कुछ दिनों में। बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है और 15 दिन की और बात है, चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे एक अनुरोध, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को कहिए कि इसको देखें ताकि आपको ताज़ा खबरें और उनका विश्लेषण बेहतरीन ढंग से आपके सामने हम पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।